हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे राजस्थान जीके में क्या पढ़ रहे थे अभी हम? मरुस्थल का पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने शुष्क मरुस्थल एंड अर्ध शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ा था। ठीक है कि दो भागों में हमने उसको पश्चिमी रेतीले मरुस्थल को बांटा था, एक शुष्क मरुस्थल एंड एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल के अंदर क्या क्या है। देखिए, शुष्क मरुस्थल को महान मरुस्थल भी बोलते हैं। इसके अंदर यदि वर्षा की बात करें तो यहाँ पे जो शुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर या उससे कम इसमें वर्षा होती है। अब जो राजस्थान का ये जो वाला मरुस्थल ये हिस्सा है वो 60% भाग है। शुष्क मरुस्थल कितने परसेंट में भाग है? 60% में। उसके बाद बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये है 58.50% में। कितने में है ये? 58.50% में। ठीक है, तो इसके अंदर इसको हम बालू का जो स्तूप युक्त हमने कल पढ़ लिया था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद इसमें ये जो बालू का स्तूप युक्त है प्रदेश है उसको इर्ग भी बोला जाता है। इर्ग का मतलब शुद्ध रेगिस्तान, प्योर डेजर्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इर्ग। इर्ग का मतलब है शुद्ध रेगिस्तान। उसके बाद इसको बरखान भी बोला जाता है। बरखान क्या होती है? अर्धचंद्राकार, मतलब ऐसे होता है ये मिट्टी के अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर ये आधे चांद के समान ये आकृति बनी होती है ऐसे। ठीक है, ये मिट्टी यहाँ पे होती है इस टाइप की। तो ये हो गई अर्धचंद्राकार समान आकृतियां मरुस्थल में बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं बरखानी। ये है ना अत्यधिक नुकसानदायक भी होते हैं। किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं? शेखावाटी में। ठीक, उसके बाद है इनकी जो ऊंचाई होती है वो 10 से 20 मीटर की होती है। अब बात करें, ये जो शुष्क मरुस्थल है इसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये रेखीय प्रकार के होते हैं एंड वायु की दिशा में समांतर होते हैं। ठीक है, इनका जो विस्तार होगा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का, ये कैसे होंगे? जैसे ऐसे हवा बह रही ना तो उसी के समांतर ये बनेंगे। ठीक, ये हो गए रेखीय बालू का स्तूप, ऐसे बनेंगे रेखीय बालू का स्तूप। इनका जो विस्तार है ये किस भाग में फैले हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ एंड सूरतगढ़ में ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो 10 से 60 मीटर होती है। उसके बाद अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो हवा के समकोण पे बनते हैं। ठीक है, हवा के किस में बनते हैं? ये समकोण पे। जैसे ये ऐसे बन गई, ये हवा बह रही तो इसके ये समकोण पे बन गए ऐसे। ठीक, ये ऐसे ऐसे। तो इनका जो विस्तार होगा वो है, इनका जो विस्तार है वो है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एंड बालोतरा जिले में। ठीक है, इन 4 जिलों में इनका विस्तार देखा जाता है। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हमें मिलते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे हमें? बीकानेर में। पैराबोलिक ये जो एक पिन टाइप आती है ना बालों में, उस टाइप के होते हैं। जो बालों में एक पिन लगाई जाती है उस आकृति की ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। और ये ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? सर्वाधिक बीकानेर के अंदर। यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस टाइप के बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर के अंदर। तारा बालू का स्तूप की बात करें हम तो ये ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे? मोहनगढ़, पोखरण एंड सूरतगढ़ में। उसके बाद है सीफ। तो ये जो सीफ है विपरीत दिशा में बहने वाली पवन से निर्मित आकृति होती है। ठीक है, ये जैसे विपरीत दिशा में बहने वाली पवन से निर्मित आकृतियां किस टाइप की होती हैं? विपरीत दिशा में जो बहती है ना हवा, उससे ये सीफ की आकृतियां होती हैं। और ये बीच बीच में जैसे गड्ढे से बन जाते हैं। ये ऐसे ऐसे, ये गड्ढा हो गया, इस यहाँ मिट्टी हो गई, फिर ये गड्ढा हो गया। इस टाइप में ये सीफ की आकृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि जो पलाया झीलें होती हैं ये सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती हैं? ये जैसलमेर के अंदर। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है
सॉरी ये नहीं आया है, दूसरा क्वेश्चन आया, ये पहले आ चुका राजस्थान पुलिस में। तो जो पलाया झीलें होती हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? जैसलमेर के अंदर। ये होती क्या है पलाया झीलें, क्या होती हैं? खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें होती हैं, ठीक है, अस्थायी टाइप की, जैसे बारिश का पानी हो गया भर गया तो जिनसे ये झील बनती है। अब देखिए कैसे बनेंगी, जैसे यहाँ पे ये बालू का स्तूप हो गया, दूसरा बालू का स्तूप, इनके बीच में जो खड्डे टाइप की जगह होगी उसके अंदर यदि पानी भर जाता है तो वो कहलाती है पलाया झीलें, ठीक है। दूसरा है रन टाट। यदि ये वाली झीलें जो पलाया झीलें बनी, अब इनका जो ये पानी और ये वाली जगह यदि दलदल रूप में बन जाए, अभी तो ये झील के रूप में है, यदि दलदल टाइप में बन जाए तो वो कहलाती है रन और टाट, ठीक है। ये सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं ये? जैसलमेर के अंदर। उसके बाद इसमें हमने अभी तक पढ़ रहे थे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की थोड़ी बात करें तो ये हमें पता है 41.50% में है, और इसको हमादा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? हमादा। जैसे युक्त प्रदेश को हमने इर्ग बोला, वैसे ही बालू का स्तूप मुक्त को हम क्या बोलते हैं? हमादा। ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये है उत्तरी बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा वाला इलाका जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यदि बात करें हम अवसादी चट्टान, सॉरी इसके अंदर ये जो अवसादी चट्टानों से निर्मित बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर क्या मिलेगा हमें? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों के अंदर क्या मिले? जैसे कच्चा तेल मिला, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब हमें यहाँ पे मिलता है। ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखने की, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे। अवसादी चट्टानें, ठीक है। लाठी सीरीज भी यही मिलती है। लाठी सीरीज क्या है? मीठे पानी की एक जल पट्टी है, सॉरी खारे पानी की है, मीठे पानी की, ठीक है। तो ये क्या है? एक लाठी सीरीज। हाँ, तो ये यहाँ पे जो लाठी सीरीज थी ये क्या? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। देखो ये क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी, और मीठे पानी की यहाँ पे मिलता है। जो चांदन नलकूप है ना वो भी यही है, ठीक है। पेयजल की आपूर्ति करता है ये। इसको जो चांदन नलकूप है वो थार का गढ़ा भी कहलाता है। अब देखिए ये जो लाठी सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगी हमें? जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक। ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसी के सहारे ये एक जलपट्टी बनी हुई है जैसलमेर के अंदर, जिसको बोला जाता है लाठी सीरीज। और ये कहाँ पे मिलेगी, या ऐसे पूछा जाए तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। अब आक्कलवुड फॉसिल पार्क की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है। आक्कल जीवाश्म, ये आक्कल गांव में के अंदर है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो कि जैसलमेर के अंदर है। और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लवणीय झीलें, ये सब यहाँ पे मिलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर, ठीक। और ये हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं खड़ीन। तो खड़ीन क्या है? पलाया की सूखने के बाद जो शेष मिट्टी बच जाती है वो कहलाती है खड़ीन, ठीक है। पलाया झील अभी हमने पढ़ी, क्या कहलाती है? बालू का स्तूप के मध्य जो झील बनी होती है वो पलाया झील कहलाती है। अब यदि वो सूख जाती है एकदम तो उसके बाद जो मिट्टी बचती है वो है कहलाती है खड़ीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा खड़ीन कहाँ पे पाई जाती है? वो है जैसलमेर के अंदर। यही क्वेश्चन अभी आरएएस के एग्जाम में आया है कि खड़ीन सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो वो है जैसलमेर, ठीक है। दोबारा भी आ सकता है कहीं। तो बालसन, अब देखिए बालसन क्या है? मरुस्थल में चट्टानों या पर्वतों के मध्य जमा जल, ठीक है। अब दिख रहा है ना? तो बालसन क्या है? जो मरुस्थल है उसके मरुस्थल में ये यदि थोड़ी मिट्टी से जो चट्टान बन गई या फिर पर्वतों से जो मध्य का जो घेरा, मध्य में के अंदर जल भरा है, मध्य वाले भाग में पहाड़ पर्वतों से घिरा जो मध्य वाला भाग है उसमें यदि जल भर जाए तो वो क्या कहलाता है? बालसन, ठीक है। यदि हम बालसन का उदाहरण देखें राजस्थान के अंदर तो जो अजमेर की अन्ना सागर झील है वो बालसन का उदाहरण है एक, ठीक। रेग की बात करें तो ये मिश्रित मरुस्थल है। जैसे इर्ग बात किया हमने प्योर मरुस्थल, और दूसरा हमने बात की बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के को क्या बोला था? हमादा। तो ये जो रेग है ये हमादा और इर्ग का मिश्रण है, ठीक। थार का घड़ा हमने पढ़ा अभी लाठी सीरीज के अंदर। चांदन नलकूप
मीठा पानी यहाँ से निकलता है और ये कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। मरहो, तो मरहो की बात करें तो ये तल्ली पोखर की उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, बीच के अंदर जो पानी जहाँ पे भरा होता है ना, वही ये होती है, ये मरहो क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ की, ठीक है। उसके बाद बात आती है नाड़ी की। तो अब ये नाड़ी क्या है, तो नाड़ी जो है, जैसे पहले क्या करते थे, अपने जो गांव के जो लोग होते थे वो गांव से बाहर दैनिक आवश्यकता के लिए एक तालाब का निर्माण कर लेते थे, ठीक है, पानी के तालाब का। तो वही क्या कहलाता था, नाड़ी। अब नाड़ी का जो सबसे गहरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, नाड़ी का टोबा, ठीक है, गहरा भाग क्या कहलाता है, नाड़ी का टोबा। आगे चलते हैं। देखिए, ये तो हमने बात करी अभी शुष्क मरुस्थल की, किसकी, शुष्क मरुस्थल की। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल तो जो फैला है उसका एरिया है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 20 से 50, वर्षा हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर, शुष्क मरुस्थल में थी 20 सेंटीमीटर तक वर्षा। यहाँ की जो मिट्टी है वो एंटीसोल, वहाँ की थी एरिडीसोल, शुष्क मरुस्थल की। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे है शुष्क व उपादर के मध्य की जलवायु, वहाँ पे शुष्क थी शुष्क मरुस्थल में, और यहाँ पे शुष्क एवं उपादर के मध्य की जो बीच की जो जलवायु होती है, मिक्स थोड़ी, तो वो यहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको धरातल के आधार पे 4 भागों में बांटा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक जैसा धरातल नहीं है, इसलिए इसको कितने भागों में बांट दिया, अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों के अंदर। अब देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो भाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ एंड गंगानगर वाला भाग है। एक है शेखावाटी अंतरप्रवाह क्षेत्र। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, जहाँ मतलब जो कितना ऊंचाई पर है, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई है जिसकी, नागौरी उच्च भूमि की। लूनी बेसन की बात करें तो यहाँ पे अत्यधिक लवणता है, क्यों, यहाँ पे लूनी नदी बहती है, और इसको हम गोडवाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। ये जो चारों मैदान आए, चारों क्षेत्र आए, इनको बांगर प्रदेश भी, मतलब ये बांगर प्रदेश के अंदर ये सारे चारों क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुई हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है इस पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की, एक हमने आज पढ़ लिया आधा पार्ट इसका। तो हमारा ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली वाला भाग, ठीक है, पहाड़ियाँ कौन सी कहाँ पे ऊंची है कहाँ पे, तो सारा अरावली वाला पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है, थोड़ा बहुत वो देख लो, बाकी तो हम इस क्लास में कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये देखिए, हम पढ़ चुके हैं ना, उस हिसाब से ही कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, तो देख लो। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जैसे ये तो अभी अरावली हमने पढ़ा नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो वो है। देखिए, हमने ये पढ़ा ना, दक्षिणी पूर्वी पठार हमने पढ़ा गोंडवाना लैंड, पश्चिमी बालू का स्तूप हमने पढ़ा, मैदानी टेथी सागर का अवशेष है, तो ये आया हुआ है। देखिए, ये सही है, इसका मतलब ये पॉइंट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और ये पॉइंट याद रखना, एक ये यहाँ पे है, बाब बोल्डर्स युग किससे संबंधित है, ये है कार्बोनिफेरस से, ठीक है, ये जोधपुर के अंदर ये मिलता है, बाब बोल्डर्स, ठीक। और सारा हम इसमें कर चुके हैं, जो भी आए हुए हैं ये सारे। यहाँ पे जो ज़िले यदि हम बात करें पश्चिमी रेतीले मरुस्थल के अंदर, लगभग पहले तो 12 ज़िले आते थे, अभी डिसाइड नहीं हुआ पूरी तरह से, तो अभी लगभग देखिए नए ज़िलों के अनुसार तो 16 ज़िले आएंगे, ठीक है, लगभग। अब देखिए, यहाँ पे है गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। अब क्या कहेंगे, रेत के टीलों को क्या कहते हैं, धरियन। क्या कहते हैं, धरियन।
ठीक है। थली हमने कहा था, थली जहाँ पे रेत ही रेत हो, ठीक है। और ये देखिए इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाते हैं जिनको ढांड कहते हैं, ठीक है। शेखावाटी में जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोडवाड़ प्रदेश हमने पढ़ा, लूनी वाला भाग। तो राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का, तो पश्चिमी रेतीले शुष्क प्रदेश का हमने अभी पढ़ा, तो ये उसका भाग है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देख लो, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किस अवशेष माना जाता है। अब देखो किसका अवशेष हमने पढ़ लिया ना, ये थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, पढ़ लिया ये, तो ये क्वेश्चन हो गया। पलाया झीलें हमने पढ़ी, ठीक है। आक्कलवुड जैसलमेर के अंदर जीवाश्म, ये हमने पढ़ लिया। पलाया झीलें राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये भी हो गया। अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा, क्योंकि देखो अंतरिक्ष में यदि उल्कापिंड गिराने हैं तो जगह चाहिए ना, जनसंख्या से जो खाली जगह होता है वो चाहिए। तो जैसलमेर वो जो मरुस्थल वाला इलाका इनके लिए ज़्यादा सही है। 2/3 भाग हमने पढ़ लिया था। और देखिए, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, तो 2/3 हो गया। थार का मरुस्थल किन राज्यों में है, तो हमने पढ़ा था राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये 4 हमने पढ़ लिए थे। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ये सारा है। थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है, तो हमने पढ़ा 60। भारत में थार मरुस्थल का, सॉरी हमने राजस्थान का पढ़ा, इसमें नहीं दिया ऑप्शन में। भारत में थार मरुस्थल का हमने पढ़ा था 85%। कितना पढ़ा था, 85, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान में कितना बच गया, 15%। 15% पाकिस्तान में पाया जाता है थार मरुस्थल का भाग, भारत में है 85%। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो वो अभी लगभग 16 है। इस हिसाब से देखिए तो ये 12 नहीं है, पहले के हैं ये तो, नए जिलों के अनुसार। और देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, तो रहता है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल, तो ये भी सही बात है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले में विस्तृत है, ठीक है। तो ये सही नहीं है क्योंकि कोटा नहीं है, तो ये हो गए पहले और दूसरा सही। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सा सही नहीं है, यहाँ शुष्क किसकी बात कर रहे हैं, मरुस्थल की। तो मरुस्थल की जलवायु हमने कैसी पढ़ी, शुष्क और अर्ध शुष्क, 2 जलवायु के आधार पे बांटा था, ठीक है। तो ये तो सही है। मिट्टी पाई जाती है रेतीली, ये भी सही है। सदाबहार वन पाए जाते हैं या फिर बालुका के स्तूप, तो बालुका स्तूप हमने पढ़े पाए जाते हैं मरुस्थल में, लेकिन ये नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो बारिश कम हो रही है तो सदाबहार वन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, तो ये 7,000 वर्ष पूर्व नहीं था अस्तित्व, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, ये तो हम करवा चुके हैं ना, तो फिर दोबारा जो नहीं हुआ होगा ना हमारी इस क्लास में, तो वो देख लेते हैं। ये बरखान हमने पढ़ लिया ना, मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, सारा हम पढ़ चुके हैं। सीप हमने पढ़ लिया। सीप क्या था हमारा, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है उसी टाइप का क्या होता है, सीप भी होता है, ठीक है। और जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो अनुदैर्घ्य टाइप के बालू का स्तूप जैसलमेर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे वाले अनुदैर्घ्य जो समांतर दिशा में होते हैं, ठीक है। हवा के बालू का स्तूपों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए पैराबोलिक भी बालू का स्तूप थे, बरखान भी हमने पढ़े, नहीं रेखीय, और ये क्या इंसेलबर्ग क्या है, एक मतलब ये आबू पर्वत का भाग है, ये बालू का स्तूप नहीं है। इंसेलबर्ग क्या है, एक बालू का स्तूप नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए पैराबोलिक हमने पढ़ा, बरखान हमने पढ़ा, तारा बालू का स्तूप हमने पढ़ा ना, तारा बालू का स्तूप, इसमें यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, तारा लिखा अकेला, तो तारा बालू का स्तूप हमने पढ़ लिया। घोराउड नहीं पढ़ा हमने, तो ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे बालू का स्तूप जितने भी हमने करवाए तो सारे पढ़ने। यहाँ पे देख लो, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर के अंदर, सभी प्रकार के यदि पूछे, देखो ज़्यादा से ज़्यादा बालू का स्तूप तो जैसलमेर में पाए जाते हैं।
यदि अलग अलग टाइप के देखें तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइप के बालू का स्तूप जोधपुर के अंदर। ठीक है, बरखान वाले हमने पढ़े, अर्धचंद्राकार, अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप वाले, ये सारा हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बालू का स्तूप हो गए ना, यहाँ पे देखो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं, ये फिर से आ गया। तो बरखान हमने पढ़ा, पैराबोलिक पढ़ा, सीप भी पढ़ा, लेकिन थली नहीं पढ़ा। तो थली वाला भाग तो हमने बांटा है, लेकिन ये जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले भाग को क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। शब्दावली में हमने पढ़ा था, शब्दावली की क्लास में थली। और ये तीनों अभी हमने आज की क्लास में पढ़े कि ये तीनों क्या है, बालू का स्तूप है। तो देखो वीडियो के पेपर में आया हुआ है, ये जो ग्राम विकास अधिकारी होता है ना, उसमें राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ टाइप के देखें तो अनुदैर्ध्य हमने पढ़ लिए जैसलमेर के अंदर, अनुप्रस्थ वाले कहाँ मिलते हैं, बीकानेर जिले में पुंगल के चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो ये आप बताओ। तो जो फलोदी और पोखरण वाला इलाका है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अधिकांश भाग बालू का स्तूपों का अभाव होता है, जहाँ पे इस क्षेत्र में बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में फलोदी तहसील की दक्षिण व पश्चिम क्षेत्रों में विस्तृत है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। मतलब जो थार वाला मरुस्थल है उसकी जो स्थलाकृति है किस प्रकार के बालू का स्तूप मतलब ज्यादा है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप ज्यादा है। ठीक है, किस टाइप के, पैराबोलिक, जो हमने वो पिन पढ़ी थी ना, हेयर पिन, देखो ये लिखा हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप है ना, वो बीकानेर में है। ये सर्वाधिक कहाँ पे है, ये बीकानेर के अंदर। यदि पूछा जाए पैराबोलिक बालू का स्तूप हमने पढ़े थे कहाँ पे ज्यादा है, हमने पढ़ भी लिया, बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट ये देख लीजिए, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। हमने पढ़ा थार की जो ऊंचाई है वो लगभग 200 से 300 मीटर की है। सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे, तो दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग की ऊंचाई सबसे कम है। फिर इधर उधर जाएंगे तो, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये जो मरुस्थल है इसका ढलान कैसे है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो ये जो दक्षिणी वाला इलाका है इसकी ऊंचाई है ना समुद्र से कम होगी, क्योंकि वो तो ऊंचा है, उससे ढलान होके तो पानी नीचे आ ही रहा है। तो दक्षिणी भाग वाला। ठीक है, और उत्तरी नहीं हो सकता, उत्तरी पूर्वी नहीं हो सकता, एंड उत्तरी पश्चिमी। सबसे ज़्यादा इसमें सही है दक्षिणी भाग। अब देखिए नेक्स्ट, लाठी सीरीज हमने पढ़ ली, ये एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, चांदन नलकूप ये हो गया। और है इसमें जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो जैसलमेर में हमने आक्कलवुड फॉसिल पार्क पढ़ा था वो है ये आक्कलवुड फॉसिल पार्क आ गया। तो मरु उद्यान से समझ जो सॉरी कास्ट का, क्योंकि आक्कलवुड, वुड मतलब कास्ट, जीवाश्म उद्यान है ये। उसके बाद ये आक्कलवुड कहाँ पे, आक्कल गांव के अंदर। ठीक है, लूनी बेसिन की बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थल के अंदर है। ठीक, और ये क्या है, ये देखिए लूनी बेसिन को और किस नाम से, तो हमने पढ़ लिया गोडवाड़। देखो ये दो हैं ऑप्शन, गोंडवाना और गोडवाड़। तो एक गोंडवाना लैंड था जो पेंजिया महाद्वीप से टूट के अलग हुआ था, और ये जो लूनी बेसिन वाला ये गोडवाड़ क्षेत्र है। बांगड़ प्रदेश शेखावाटी वाला। ठीक है, वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमने शब्दावली वाली क्लास में पढ़ा है वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला हिस्सा। ठीक, ये सारे इनको मिलाने हैं, ये देख लेना। और देखें तो हम बांगड़ क्षेत्र अभी पढ़ा राजसमंद में नहीं है, सॉरी, क्योंकि जो राजसमंद डूंगरपुर वाला इलाका देखें तो वागड़ में आता है। किस में आता है, वागड़ में। और बांगड़ है ऊपर वाला, सीकर झुंझुनू चूरू शेखावाटी वाला। ठीक है, ये अरावली वाला, तो अरावली वाला जो हिस्सा है ना हम कल पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी क्लास ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि क्लास आते ही आपको पता चल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।